गुड मॉर्निंग। हाँ, आवाज आ रही है? ओके, परफेक्ट। तो चलो यार, आ रहे हैं सब लोग मस्त से। आ गए ऋषिकेश, अंजलि, प्रसाद, पुनीत, ऋषिकेश, शार्दुल, सुयश, द रॉक, वेदांत, दुर्गेश, वेदांत, कैलाश, श्रिया, यूक। इतने लोग तो आ गए। अच्छा, काफी लोग और आ रहे हैं। अच्छा, रॉक पता ही होगा तुम लोगों को कौन है? कौन? अच्छा। दगड़ पत्थर। पता है WWE। हाँ, WWE। अब तो मूवी में आ गया वो, WWE तो इतना कम कर दिया। ठीक है भाई, है ना। वो अभी लास्ट ईयर में शायद वो मोस्ट, हाँ, ड्वेन द रॉक जॉनसन तो लास्ट ईयर वन ऑफ द मोस्ट अर्निंग एक्टर रहा था। उनकी मूवीज ने जो है वन ऑफ द मोस्ट अर्निंग एक्टर रहे थे वो। तो भाई, फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज से। हाँ, फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज एंड मेनी मोर। तो अब क्या है कि लाइक यार, अब सोचो, यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यार अभी उनका जो रूटीन देखोगे, है ना, तो इट्स लाइक कि जैसे अगर मान लो 7-8 बजे का अगर वो शूट करना शुरू होता है या जो भी होता है, तो ही वेक्स अप एट अराउंड 3 and 4 AM इन दी मॉर्निंग, है ना। इतना जल्दी उठ के फिर वो जिम विम करके फिर एकदम चकाचक बॉडी। तो देखा ही होगा तुमने फास्ट एंड फ्यूरियस में। अरे एक मिनट, माइक ऑन कर लो यार। हाँ सर, हाँ देखिए। है ना। हाँ सर, तो देखिए फिर देखिए। उसके बाद में इनका 10-12 घंटे का शूट होता है, फिर रात को 10-12 बजे सो जाते हैं, है ना। तो अब मेरा पॉइंट तो बस ये था कि यार इमेजिन करो, जैसे अपना कोई भी अपन में से जो है उनकी पोजीशन पर है ना, यानी कि इतना कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंड मतलब सब कुछ है तुम्हारे पास में, लाइक यू हैव इनफाइनाइट मनी, इनफाइनाइट एवरीथिंग, सब कुछ है, घर है, बीवी है, बच्चे हैं, सब है, मस्त है। अब फिर उसके बाद में क्या तुम्हारे पास ये मोटिवेशन रहेगा जो ये कर रहे हैं, ये वाला? अरे जब तुम्हारे पास, उनके पास तो मान लो अभी 700-800 करोड़ रुपए कुछ होंगे, जितना भी उनकी प्रॉपर्टी है इतना है। तो अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि जब तुम्हारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि मतलब कहीं रखने की जगह भी नहीं बचेगी, तो क्या उसके बाद में क्या इस रूटीन को अपन फॉलो कर पाएंगे? नहीं। हैं, नहीं कर पाएंगे। अपना तो आ गया, अरे बाप रे 700, अरे भाई सर 7 करोड़ ही कर दो आप तो आज से ही छुट्टी पे जा रहा हूँ मैं तो माय पॉइंट इज दैट कि एक्चुअली मतलब वंस यू स्टार्ट अर्निंग एंड एवरीथिंग, तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, मतलब जैसे मस्ती कर लोगे, है ना। जैसे मान लो तुम्हारे पास खूब सारा पैसा आ गया, तुम्हारी IIT हो गई, तुम्हारी बढ़िया जॉब लग गई, उन बच्चों में से हो जिसके 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए हैं, तुम्हारे पास में खूब सारे पैसे आने लग गए। तो शुरू शुरू में तो पैसे उड़ाओगे, तुम मस्त मजे करोगे, लेकिन मान लो 1 महीने 2 महीने बाद में ना यू विल रियलाइज कि यार मतलब अब कुछ तो चीज वापस करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है, सिर्फ पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा मैं, जैसे वो लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि यार तुम्हें है ना अपना खालीपन फील होगा, मतलब तुम्हें सही बात। ये, हाँ सर सर 7 करोड़ देके तो देखो, कोई खाली फल फील नहीं होगा, दिखूंगा भी नहीं आप मतलब ये एक्चुअली मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि जब तुम मतलब सिंसियर बच्चे हैं, अगर ऐसा नहीं कि बस मस्ती करना है तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि यार थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए लाइफ में, बैक ऑफ द माइंड वो चीज दिमाग में रहती है, वो रहती है, वो उसका कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी परवरिश में ही है। तो जैसे ही तुमने 1-2 महीने मस्ती कर ली है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें ना फुलफिल नहीं हो पाओगे, हाँ यार अब ये भी कर लिया, अब क्या होगा, है ना, कि यार गाड़ी भी खरीद ली, अब 2 महीने घुमा भी लिया इसको, है ना, और फिर शादी भी कर ली 2-3 महीने उसको भी हो गए, अब क्या करूं खुशी तो देखो सर 2-3 महीने हो गए शादी तो अब देखो क्या हुआ, मेरा पॉइंट बस ये है कि अल्टीमेटली यू विल हैव टू फाइंड समथिंग जिसमें कि तुम अपना टाइम डेडिकेट करोगे, अदरवाइज तुम मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। जैसे अभी बैठे बैठे भी, जैसे अभी तुम्हारे लॉकडाउन के पास टाइम है, बैठे बैठे भी तुम अगर अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करने, एनर्जी को फोकस करने की जगह नहीं ढूंढोगे ना, तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, मतलब तुम्हारा दिमाग उल्टी पुल्टी चीजें करने लग जाएगा। तो यही चीज है कि यार वंस यू गेट टू दिस लेवल, जो ये इतना बड़ा लेवल है, तो यू हैव टू फोकस ऑन समथिंग कि यार कुछ बढ़िया कर लेते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी करे जा रहे हैं, बस टाइम पास करे जा रहे हैं। तो ये वाली चीज जो है कोशिश करें कि हम, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कल से 700 करोड़ आ जाएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार अभी से ही अपनी जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल उसी तरीके से हो जैसे ऑलरेडी आपके पास 700 करोड़ हो।
नहीं समझ रहे मेरी बात? समझ शायद समझ रहे, शायद समझ रहे। शायद। थोड़ा सा मेरे, शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ या आप लोग समझ नहीं पा रहे। मेरा बस ये कहने का मतलब है कि आपकी लाइफस्टाइल है, आपकी जो मेहनत है, आपका जो भी जो भी अभी करंट सिचुएशन है, वो इस प्रकार से हो जो कि आप इमेजिन कर लो कि यार आपके पास तो इतना पैसा है, उसके बावजूद में मैं क्या कर रहा हूँ। तो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल तो अपने को चाहिए ही होता है भाई, चाहिए ही होता है। अदरवाइज आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, सुबह से लेकर शाम तक पिक्चरें नहीं देख सकते, गेम नहीं खेल सकते। एक दिन देख लोगे, 2 दिन देख लोगे, महीना भर देख लोगे, उसके बाद में अपने को रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, है ना। तो कोशिश करें अभी जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, उसको थोड़ी शिद्दत से करें। ऐसी शिद्दत से करें कि भाई इसको कर रहा हूँ तो बेस्ट कर रहा हूँ, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर कर रहा हूँ तो बहुत बढ़िया से करूँ। बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ तो बोल दो यार। हाँ सर, हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, तो सर। बस आज की क्लास अब शुरू करते हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अरे सर। यार सोए हुए लग रहे हो, एक बार और Good गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा, ठीक लग रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो शुरू करते हैं। भाई मैंने कल होमवर्क दिया था क्या कुछ एचसीवी में? हाँ तो मैंने एचसीवी खोल ली है, अब बताओ उसमें कोई डाउट? एचसीवी में कोई डाउट बोलो। नहीं सर। नहीं है डाउट? कोई समस्या, शर्माने वाली बात नहीं है, किसी को नहीं है तो आपको तो हो ही सकता है। आप अपने आप के लिए सत्य बने रहें, एकदम एक्सप्रेस करने में शर्माए नहीं, है ना। यही चीजें हैं जो लाइफ में आगे काम आएंगी, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, अपने आप को एक्सप्रेस करना भी जरूरी है। किसी को डाउट हो तो बता दो, शर्माओ मत। तो मुझे लगता है नहीं है। अब चलो अब कल की वाली क्लास पर चलते हैं। कल हम देख रहे थे न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर में हम कहाँ पहुंच गए थे? न्यूक्लियर में हमने कर ली थी रिएक्शंस, देख ली थी। रिएक्शंस में हमने देखा था क्या देखा था अपन ने? हाँ, रिएक्शंस में हमने देखा था कि अगर ये x टूट के y और z में टूट गया, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि इसके लिए दो प्रकार का है कि यदि इसका मास मैंने m1 बोल दिया, इसका मास m2 बोल दिया, इसका मास m3 बोल दिया, और यहाँ पर मैंने q वैल्यू बोल दिया, तो बताओ q वैल्यू क्या लिखा जाएगा? कह दो, शर्माओ मत। Mass of reactant minus mass of product into C square. मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि m1 माइनस ब्रैकेट में m1 प्लस m2, सॉरी m2 प्लस m3, m2 प्लस m3 इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने E1, ये मैंने कर दिया E2, ये मैंने कर दिया E3, है ना। ये क्या था? बाइंडिंग एनर्जी है ये, है ना, ये बाइंडिंग एनर्जी है। तो बोलो अब क्या करें? E2 प्लस E3 माइनस E1। E2 प्लस E3 माइनस E1। तो यहाँ तक तो अपन कल पहुंच गए थे। ये जो डिराइव अपन ने किया था, ये थोड़ी अपन ने लास्ट में किया था, तो कोई इसमें डाउट है क्या कि इसमें फाइनल जो बाइंडिंग इसका Q वैल्यू जो बनेगा, Q वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू Q वैल्यू Bond energy of product. बाइंडिंग एनर्जी। एक मिनट रुको, मेरा टैब काम लिखना बंद हो गया मेरा। चला चला चला, नहीं चला, हाँ अब चला। तो मैं क्या बोलता हूँ, Q वैल्यू इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां से बना E2 प्लस E3 माइनस E1, E2 प्लस E3 माइनस E1। तो यहां से आ चुका है Q वैल्यू, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो इन दिस वे अपन बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है लास्ट क्लास में अपन ने ये नहीं लिखा था, है ना, ये वाली चीज। इसको जरूर लिख लो। अब सवाल करते हैं। लिखी थी, लिख लिया था? हो गया सर, हो गया था। ओके ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये है A इज कन्वर्टेड इनटू B प्लस C। A इज कन्वर्टेड इनटू, महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। ओके, महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा टू एवरीवन। ठीक है, थैंक यू सर। आग लगा देनी है अब तो, बस महाराष्ट्र का नाम ऊपर Thank ले you, sir. जाना है अपने को। जी महाराज। बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ, अरे A की आवाज क्यों आई भाई? क्या मोटिवेटेड नहीं हो गया? सर हाँ सर, हाँ सर। हाँ ये हुई ना बात, है ना। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, तुम में से कोई चमकाएगा अपना नाम, मेरा भी, तुम्हारा खुद का भी, और महाराष्ट्र का भी। समझ रहे हो ना बात को? अंबानी बोल रहे हैं, बाहर मत घूमो हाँ, सर। सर।
हाँ चैट में देखो। क्या बोल रहा है? अंबानी। अमन करेगा ये काम? नहीं अंबानी ग्रुप अच्छा चैट में अंबानी देखो। करेगा? अरे यार अंबानी, यार एक बात सोचो, अंबानी भी तो तुम में से ही किसी में से निकला था ना, वो 30 साल 40 साल पहले की पिक्चर बना लो, तो तुम जैसे में से कोई अंबानी होगा, देखना 30 सर उसने साल मैसेज बाद। भेजा सर। हाँ सर आपने पार्टिसिपेंट में कोई अंबानी है इसलिए बोल रहे इसमें कोई ये बोल अंबानी। रहा अच्छा था इसमें सर। से भी अंबानी है क्या? अरे रुको, कौन है अंबानी भाई? बात तो बना के रखनी पड़ेगी। है ना सर, सच में है, देखो। अच्छा कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था। अंबानी है तो क्या हुआ, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसका मतलब क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसमें दिया गया है अपने को कि इसके पास में ये 140 था, ये 70 था और ये 70 था। ठीक है, फिर क्या बोला है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसके लिए? ए के लिए बोला है 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर बोला है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर बी, ये कहा गया है 8.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर कहा गया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कहा गया है सी के लिए, वो कहा गया है 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी इस सवाल के लिए बताओ Q वैल्यू क्या होगा? है ना, A कन्वर्ट हो गया B प्लस C में। यहां पर इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए, इसका मतलब क्या है। एंड फिर Q वैल्यू बताइए क्या होगा। 8.8। 8.8 Q वैल्यू ना। क्या किया तुमने? दिस प्लस दिस ये माइनस दिस। हाँ, लेकिन ध्यान दें, ये इनटू 70 कुछ किया होगा? नहीं, 70 मल्टीप्लाई नहीं किया कुछ? होगा सर, होगा। हाँ तो करो, कुछ करो। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 70 सर, 70 आ रहा है। चलो देखो अभी क्या है, Q वैल्यू। Q वैल्यू निकालना है तो मैं बोलूंगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट? प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट में अगर हम देखें, प्रोडक्ट में कौन है? बी और सी, लेकिन हमें दिया क्या गया है? दिया गया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया गया है, तो हमें निकालना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? 8.2 तो सही है, इनटू करना पड़ेगा 70, क्योंकि पर न्यूक्लियन के लिए 8.2 था ना, तो 70 के लिए मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। प्लस सी की बात करें तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है? 8.4, तो 8.4 इंटू उसका न्यूक्लियंस कितने हैं? 70, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और उसके लिए क्या करना है? पर न्यूक्लियन है 7.8 इंटू 140। तो ऐसा, अब इसका रिजल्ट निकाल लो कितना आ रहा है, इसको मेरे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 70 70 सर, 70 आता सर। 70 ना, 70 हाँ। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से Q वैल्यू बन गया है 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आई? ठीक है। हाँ, आप अगर सराउंडिंग शांत जगह पर बैठे हैं, अगर आप शांत जगह पर बैठे हैं और अगर ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप माइक ऑन करके बैठो ताकि मैं भी आपसे बात कर पाऊं, है ना। बस ध्यान रखें शांत जगह पे बैठना जरूरी है ना। पीछे से टीवी की आवाज नहीं, पीछे से मम्मी की आवाज नहीं, है ना, ये सब चीजें ध्यान। तो आप माइक ऑन करके बैठेंगे तो अच्छा लगेगा, अपन बात कर पाएंगे। ठीक है। तो अगला सवाल लिखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एलिमेंट X इज E1। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एलिमेंट X is E1 and element Y is E2.
element X is E1, element Y is E2, and 3 elements of X. एक बार फिर से बोलिए ना. Binding energy of element X is E1 and element X is E2. Then अरे यार क्या कर रहे हो यार, element X Y, अरे क्या, Y की binding energy of element X is E1 and element Y is E2. 3 elements of X, 3 elements of X fuse together to give 2 elements of Y, to give 2 elements of Y, 2 elements of Y. Find Q value for reaction. Three element of X, 2Y plus Q value. अरे यार इतना टाइम थोड़ी लगता है भाई. इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा मुझे पता है. Q वैल्यू बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट में कौन है, Y है, तो कितना है उसकी बाइंडिंग एनर्जी, वो तो E2 था, तो ये हो जाएगा 2E2 क्योंकि 2Y था ना, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 3E1. इसमें इतना टाइम क्यों लगाया मुझे तो समझ नहीं आ रहा. हाँ, तो दिस शुड बी द फाइनल आंसर 2E2 minus 3E1. देख लो, समझ लो, कोई समस्या हो तो पूछो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ डिके. टाइप्स ऑफ डिके, इसमें हम देखते हैं फर्स्ट अल्फा डिके, सेकंड बीटा डिके, थर्ड गामा डिके, एंड फोर्थ ये बहुत कम पाया जाता है और वो है की कैप्चर. की कैप्चर, हाँ जी. तो सबसे पहले तो अपने को अल्फा पार्टिकल की बात करनी है. अल्फा डिके, अल्फा डिके की बात करें तो अल्फा पार्टिकल कोई बता सकता है क्या होगा? हीलियम न्यूक्लियस. हीलियम न्यूक्लियस, ये है हीलियम न्यूक्लियस. तो इसको अपन क्या बोलते हैं कि यहाँ पर 2He4 2+ बनना चाहिए, है ना. 2He4 2+ बनना चाहिए, तो ये हीलियम न्यूक्लियस अपना बन जाएगा. ठीक है, तो ये अपना बन गया है अल्फा पार्टिकल. लेट्स से यहां से कोई X था और उसमें से ये Y में कन्वर्ट हुआ और एक अल्फा पार्टिकल निकला और साथ में एक Q वैल्यू भी निकली है और एक Q वैल्यू भी हमारी निकली है. ठीक है, तो यहां से अब मुझे देखना है कि Q वैल्यू क्या लिखी जाएगी, है ना. तो Q वैल्यू क्या लिखी जाएगी, तो देखो हमारे पास में ये सभी जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ये जो डिके वगैरह हो रहे होते हैं, तो वो सिचुएशन में होता क्या है कि यहाँ पर भले ही हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस दूसरे में टूट रहा है, लेकिन जैसे मान लो यहाँ पर मान लो अपना था कुछ था आयरन था, मान लो आयरन तो टूटेगा नहीं, मान लो कुछ यूरेनियम था,
है ना, यूरेनियम था, यूरेनियम इसमें टूट गया। तो यूरेनियम तो हमारे जो हाथ में होगा या हमारे रिएक्टर में होगा वो न्यूक्लियस होगा या फिर वो एटम होगा? जो रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाएगा, बताओ वो न्यूक्लियस होगा यूरेनियम का या वो एटम होगा न्यूक्लियस यूरेनियम का? एटम होगा। नहीं, अरे हम सोचते तो हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन करें, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे पास यूरेनियम का सिर्फ न्यूक्लियस पड़ा होगा, मेरे पास तो क्या होगा, उसका पूरा एटम पड़ा होगा बच्चा। बात समझ में आ रही है क्या? है ना, जैसे ही मैं बोलता हूँ कि अपने पास कैल्शियम न्यूक्लियस, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं बाहर दुकान में खरीदने जाऊं तो वो भाई साहब क्या बोलेंगे, ये लो भाई साहब एटम है, इसमें से न्यूक्लियस तुम अपना हिसाब से देख लो, हम निकाल नहीं पाए, आप देख लो अगर निकाल पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब जो भी अपना प्रैक्टिकली जो कुछ भी होगा वो तो एटम होगा, है ना। तो अब मेरे को क्या बोलना है कि यहाँ पर इसको ले लेता हूं, ये है Z, है ना, और ये मैंने बोल दिया इसका ये A था। अब इसका मैं बोलता हूं कि इसको कन्वेंशनली जो लिखा जाता है अल्फा पार्टिकल को, उसको कन्वेंशनली ऐसा लिखा जाता है 2He4। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2+ नहीं लिखा जाता है ना, कन्वेंशनली ऐसा लिखा जा रहा है। अब मैं देखता हूं कि यहां पर इसका Z क्या लिखा जाएगा, Y का Z क्या लिखा जाएगा? Z-2, क्योंकि यहाँ पे Z प्रोटॉन है, यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स इसके पास चले गए तो इसके पास हो गया Z-2। अच्छा बताओ यहाँ क्या लिखा जाएगा? A-4, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर यहाँ पर A है, यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पर A-4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ले लेता हूं mx क्या है, मास ऑफ x एटम। इसी प्रकार से मैं लिखता हूं my, ये हो जाएगा मास ऑफ y एटम। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल में भी अगर लिखें तो मैं लिखता हूं मास ऑफ He4, है ना, 2He4, ये तो अपने को चलो ऐसा ही लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मेरे को क्या लिखना है, अब मुझे क्या करना है, मुझे Q वैल्यू लिखनी है, ये मुझे क्या करना है, Q वैल्यू लिखनी है। तो Q वैल्यू लिखनी होती है तो मुझे पता है कि भाई मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू C²। लेकिन ध्यान दीजिए हमारे पास मास ऑफ रिएक्टेंट में क्या लेना पड़ेगा, न्यूक्लियस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, न्यूक्लियस लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास ये मासेस जो हैं वो तो क्या है, एटम के मासेस हैं। तो एटम में से न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। तो यदि मैं इसके तो न्यूक्लियस की बात करना चाहता हूं तो मैं mx में से क्या माइनस कर दूं ताकि मेरे पास मास ऑफ न्यूक्लियस आ जाए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा मास ऑफ x माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, Z इलेक्ट्रॉन है, तो Z इंटू Me। ये तो अपन ने लिख दिया मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट करते हैं। तो मास ऑफ प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो Y है मेरे पास, तो लिखा जाएगा मास ऑफ Y माइनस क्या करूं, Z-2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होंगे इनटू Me करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या था, ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, सॉरी मास ऑफ हमारे पास था हीलियम, है ना, मास ऑफ क्या था, हीलियम था। तो मुझे क्या बोलना है, अब इसको मेरे को हीलियम को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करें बोलो, तो डायरेक्ट न्यूक्लियस का ही मास लिखेंगे ना, डायरेक्ट न्यूक्लियस का ही मास लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे बताओ, मैंने क्या बोल दिया, ये कर दिया इसको मास ऑफ हीलियम, और मैंने इसको क्या बोल दिया यहाँ पर मतलब ये तो ब्रैकेट के बाहर माइनस चल ही रहा है। प्रोडक्ट में एक तो मैंने Y का लिख दिया, फिर मैं दूसरा लिखूंगा मास ऑफ हीलियम माइनस क्या करूं, माइनस क्यों करेंगे हम, न्यूक्लियस ही ना, उसमें इलेक्ट्रॉन, अरे रे 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 रे, देखो ये अपने को पता है ये है अल्फा पार्टिकल,
ये है अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, लेकिन अपने पास यहाँ पर MHE क्या दिया हुआ है, मास ऑफ हीलियम एटम दिया हुआ है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ हीलियम एटम में से अगर न्यूक्लियस तक पहुंचना है तो इलेक्ट्रॉन को माइनस करना पड़ेगा। तो 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू c²। तो सर अपन ने न्यूक्लियस का मास ही क्यों नहीं लिया, मतलब पहले से मास ऑफ न्यूक्लियस क्यों लेके नहीं चल रहे अपन, ऐसा क्यों बोल रहे हैं एटम एटम एटम? क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप सोचा जाए तो हमारे पास एटम का मास निकालना संभव है, न्यूक्लियस का नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास को माइनस कर लेंगे। तो अब देखो यहां से क्या बना, ये देखना यहाँ पर क्या था, -z बना हुआ है ना, -z me बना हुआ है ना, और ये -z और ये यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +z me बन जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पर इसको देखो, ये z है, z ब्रैकेट के बाहर आया तो -z बनेगा, -z इंटू me यहाँ बन चुका है, और ये माइनस फिर बाहर आया तो +z me बन जाएगा। कट गया। तो इसका मतलब ये और ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ -z me और ये बन जाएगा +z me। अच्छा अब ये देखो, ये कितना है, -2, तो ये बाहर आया तो +2 बन जाएगा, +2 me। क्या ये भी कट रहा है किसी से? -2 me से। -2 me से। तो ये देखो, ये -2 me और ये -2 me खत्म हो गया, ठीक है, ये +2 me खत्म हो गया। फिर उसके बाद में अब कुछ बचा क्या इधर, अब बचा है mx बचा हुआ है, तो क्या बन गया, mx माइनस my प्लस प्लस है ना, प्लस mhe इंटू c²। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल देंगे, Q वैल्यू निकल जाएगी। तो ध्यान देना, ये mx क्या था, ये एटम का मास था, है ना, ये एटम का मास था। तो हमारे एटम के मास को भी सब्ट्रैक्ट करके करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अपना सही बैठ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? और आ गई तो नोट कर लो। ये किसका वाइब्रेट हो रहा है फोन? भाई बता के आना था ना, इस टाइम पे क्लास होती है। अब वो इस टाइम पर फोन करेगा या करेगी तो... इतनी खुशी क्यों हो रही है भाई तुम्हें? डन डन डन। एक मिनट सर। 2 मिनट सर। ओके, एक मिनट। चले आगे। एक मिनट। ठीक, अपनी बोर्ड वाली किताब पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? हाँ क्या पढ़ा बताओ अभी लेटेस्ट? फर्स्ट चैप्टर हो गया। फर्स्ट चैप्टर क्या था? फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ क्या बात कर रहा है तूने, वो खुद से पढ़ लिया? या जोश जोश में बोल दिया अभी हाँ बस पढ़ रहा हूँ? टॉपर है सर वो। अच्छा टॉप, अरे हे भगवान, अरे तो टॉपर है तो थोड़ा सीक्वेंस तो फॉलो करे ना। अपन ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह ये सब पढ़ा क्या? हाँ
है ना। अच्छा ये भी पढ़ लिया? अरे हाँ ना तो बोल दो भाई। नहीं, ठीक है। तो यार अभी से इस बात को सीख लो कि मान लो अभी अगले साल की फरवरी आ गई ना, तो तुम भगते फिरोगे कि सर समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मैं बोर्ड्स का क्या करूं, अपने जेई मेन भी उसी टाइम पर होगा, अपना बोर्ड्स भी उसी टाइम पर होगा, हालत खराब हो जाएगी। फिर अभी कौन से चैप्टर पढ़ने फिर? अभी वो पढ़ने हैं जो साथ के साथ पढ़ते जा रहे हैं अपन। फॉर एग्जांपल अपन ने पढ़ लिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव पढ़ लिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, एक्सरेज पढ़ लिया है, तो इनको पढ़ते जाओ। और ये पढ़ने का तरीका कैसे है, मतलब क्या, मतलब जैसे एक रीडिंग लगा लेते हैं कहानी की तरह, ऐसा कैसे करते हैं उसको? फिर कैसे करने का? फिर कैसे करने का? देखो यार बड़ी सिंपल सी बात है। अपने पास जैसे आपका महाराष्ट्र बोर्ड हुआ या आपके पास सीबीएसई बोर्ड हो, वॉट एवर मे दैट बी, देखो अपना अगर किसी भी चीज को जीतना है ना, तो उसके पेपर सेटर जैसे एग्जामिनेशन को करना है, तो पेपर सेटर के दिमाग में घुस जाओ। तो भाई यार जो भी है, जो कोई भी है जो पेपर सेट करता है तुम्हारा, वो है तो इंसान ही। अब उसके पास में ये किताब दे दी जाती है कि बताओ इस किताब में से सवाल तुम्हें बनाने हैं, और उनका पैटर्न भी फिक्स है कि यार अपने पास 1 मार्क के इतने सवाल, 2 मार्क के इतने सवाल, 3 मार्क के इतने सवाल और 5 मार्क के इतने सवाल होने चाहिए। तो 5 मार्क वाला कॉन्सेप्ट तो अपने पास लिमिटेड ही है ना उस चैप्टर में या उस बुक में। 3 मार्क वाले जो हैं वो उतने ही हैं। तो अपना पहला चीज तो होना चाहिए कि अपन ने जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपन ने यहाँ पर लाइव क्लास में एक बार पढ़ लिया है ना, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है उसको समझने में। फिर उसके बाद में तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक देखोगे। क्या देखोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक। और वो भी कौन से लोगे? चैप्टर वाइज, है ना। आप मार्केट में जाओगे ना तो अरिहंत वरिहंत की सबकी मिल जाएगी, किसी में से ले लेना आप, है ना। तो सबसे पहला काम तो जैसे अपन ने क्लास में भी पढ़ लिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर दूसरा हमने क्या कर लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक देख ली। अब उसमें पहले 1 और 2 मार्क में तो दर्द नहीं होता, है ना। दर्द किस में होता है? 3 मार्क और 5 मार्क वाले सवालों में। बोर्ड के लिए लेने की क्या? हाँ मैं बोर्ड वाले की बात कर रहा हूँ, है ना। ये बुक जो है बोर्ड की है, बोर्ड के लिए है ना, बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक। तो देखो दर्द क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जब तुम 1 साल 2 साल इस तरह से निकाल दिए, तो तुम्हारे लंबे आंसर लिखने की आदत कम हो चुकी है ना। अभी तुमसे ऑब्जेक्टिव करवा लो कितने भी, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसे 3 मार्क और 5 मार्क में तुम्हें समझ नहीं आएगा लिखना क्या है ना। तुमने भले ही उसको पढ़ रखा हो, ऐसा नहीं है पढ़ा नहीं है, लेकिन इसमें लिखूं क्या, समझ नहीं आ रहा, इसका न्यूमेरिकल होता तो कितना अच्छे से कर लेता। यानी कि 1 मार्क और 2 मार्क में तो इतना दर्द नहीं होगा तुम्हें, दर्द होगा तो 3 मार्क और 5 मार्क वाले में होगा। तो अपन ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक देखा, उसमें चैप्टर वाइज खोला। अभी जैसे मान लो फोटो इलेक्ट्रिक अपन ने पढ़ लिया है, तो उस चैप्टर के 3 मार्क और 5 मार्क वाले क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें एक पैटर्न दिख जाएगा, है ना। जैसे अभी तुम बुक खोलोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि यार इसके एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने का अपने को 5 मार्क का सवाल हर दूसरे साल तीसरे साल आ ही रहा है, तो क्यों ना हम उसको अच्छे से देख लें, है ना। फिर हम इंटेंसिटी का इफेक्ट पूछते हुए सवाल आ ही रहा है हर साल, तो क्यों ना हम उसको अच्छे से देख लें। तो इस प्रकार से आपकी जो प्रिपरेशन है एकदम टारगेटेड हो जाएगी। तो इसके बाद में कोई भी एग्जामिनर आपसे नया सवाल नहीं पूछ पाएगा। आप जो चाहे कर लो, कुछ भी करके गलत सवाल नहीं कर सकते, अब पेपर में गड़बड़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ध्यान देना, अपनी बुक खरीद ली, उसमें 3 और 5 मार्क्स वाले जो सवाल हैं वो देख लिए, उसमें क्या क्या था, किस चीज पर सवाल पूछे गए हैं वो देख लिए। फिर अब अपनी बुक को खोलेंगे, अब अपनी बुक को खोलेंगे और उसको रीडिंग करना शुरू कर देंगे जैसे आप नॉर्मली करते हैं। और अब आपको ये पता है कि यार किस टॉपिक पर इतना अच्छे से ध्यान देना है, किस पर कैसे करना है। तो आपको जब दिमाग में ये पिक्चर होगी कि यार पूछा कैसे जाता है सवाल, तो आप जब थ्योरी पढ़ोगे तो उसको दिमाग में सोचते भी चलना है कि हाँ यार इस चीज का मैं आंसर अगर दूंगा तो कैसे दूंगा। जैसे एक पैराग्राफ पढ़ा तो दिमाग में ये चीज सोच लो कि यार इसका मैं क्या यूज करने वाला हूं, कैसे करने वाला हूं, है ना। सिर्फ ऐसे अगर तुम बुक पढ़ लिया, मान लो सिर्फ बुक पढ़ी और उसको एक चैप्टर पूरा पूरा पढ़ लिया, पूरे मोटिवेशन से पूरे डेडिकेशन से पढ़ लिया, तो व्हाट विल हैपन कि यार पढ़ तो लिया लेकिन सर याद में कितना रहा या कितना नहीं रहा या कितनी चीज मेरे दिमाग में बची हुई है वो मुझे क्लियर नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता।
लेकिन जब आप इस तरीके से टारगेटेड वे में तैयारी करोगे तो आपको डेफिनेटली इस बात का कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यार मेरे 3 मार्क और 5 मार्क वाले सवाल तो अपन अच्छे से कर ही लेंगे। और जब ये वाले सवाल कर लिए तो 1 और 2 मार्क वाले सवाल तो पहली बात तो वो सिंगल करेक्ट आंसर वाले होंगे, एक लाइन वाले होंगे, है ना, और वो आपके वर्ड यानी मतलब उसी चीज पर डिपेंड करेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो आपने अगर पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया है तो इसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो आई टेल यू दैट कि अगर आप सीबीएसई में हैं तो सीबीएसई में 90% मार्क्स लाना इससे बहुत बहुत आसान हो जाता है। आपको कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक देख लेना है और उसके बाद में इस प्रकार से बुक को कंसिडर करना है, ठीक है। अब देखना, बुक को जो है हमें एटलीस्ट 2 बार तो पढ़ना ही है। तो पहली बार जब बुक को यूज करोगे तो मेक श्योर कि कोई पेन और पेंसिल अपने हाथ में नहीं हो, पेन पेंसिल हाइलाइटर कुछ भी अपने हाथ में ना हो। क्योंकि क्या होता है ना कि जब पहली बार चैप्टर खोलते हैं तो इतनी अच्छी लैंग्वेज होती है, अपने बुक में चित्र वगैरह सब इतने अच्छे अच्छे होते हैं कि मन करता है कि यार अपन जो है इसको भी नीचे अंडरलाइन कर दूं, इसको भी अंडरलाइन कर दूं, इसको भी अंडरलाइन कर दूं। लेकिन यार तुम अगर सोचोगे ना तो सारी मतलब पूरी बुक को ही अंडरलाइन कर लोगे, हाईलाइट कर लोगे, तो पूरी बुक की कचरा हो जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि आप मतलब एक बार तो अपन ने यहाँ पढ़ ही लिया है उस चीज को, दूसरी बार आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक में अपन ने ये अच्छे से देख लिया है कि भाई कौन कौन से चैप्टर हैं, तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंस अपने को पता लग गई। फिर तीसरी बार आपने जो है इस चीज को ऐसे ही गो थ्रू जरूर कर लिया है एक चैप्टर, और फिर जब दोबारा पढ़ने आएंगे तब उसको अंडरलाइन करेंगे तो वो ज्यादा बेटर अंडरलाइन करेंगे, ज्यादा एफिशिएंट तरीके से कर पाएंगे। अदरवाइज कोई मतलब नहीं बचेगा, अदरवाइज तो हर चीज को अंडरलाइन करते चले जाओगे, है ना, पूरी चीज ही इंपॉर्टेंट लगने लग जाएगी। तो ये जो तरीका मैंने बताया ये बहुत लेंदी जरूर लग सकता है, लेकिन ये है नहीं, ये लेंदी लगेगा नहीं, है नहीं। देखो पहली चीज तो अपने को बुक खरीदनी है ना, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बुक खरीदने के बाद में जैसे ही मैंने फोटो इलेक्ट्रिक का चैप्टर खोला तो उसमें मुश्किल से आपको आधा घंटा लगेगा, हाफ आवर, है ना, मुश्किल से हाफ एन आवर लगेगा इस बात को समझने के लिए कि 3 मार्क वाले सवाल कैसे आ रहे हैं और 5 मार्क वाले सवाल कैसे आ रहे हैं। उस चीज को नोट करने के बाद में अपन बुक खोल लेते हैं। अब बुक खोलने में जितना आपको एक चैप्टर में टाइम लगता है वो तो उतना भी लगने वाला था, तो एक्स्ट्रा क्या कर रहे थे अपन ने ये एक्स्ट्रा किया, है ना, अपन ने ये एक्स्ट्रा किया। तो बुक खोलने के बाद में अपना जितना टाइम लगने वाला था वो तो लग ही गया, है ना, ये तो फर्स्ट रीडिंग में। और जब सेकंड रीडिंग में करोगे तो आपका टाइम आई टेल यू दैट कि लगभग आधा या 70% ही बच जाएगा, 70% के आसपास ही, अपना 50 से 70% ही बच जाता है। आपको खुद को ही पता है कि एक चीज को पढ़ लिया, उसको दोबारा रिवाइज जब करने जाओगे तो बहुत जल्दी 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 आप कर लेते हैं उस चीज को, है ना, तो टाइम अपना बहुत कम हो जाता है। और तीसरी बार करोगे तो और कम हो जाएगा। तो ये एटलीस्ट 2 बार तो जरूर पढ़ ले। फिर उसके बाद में एक्सरसाइज के पीछे दिए हुए सवाल को मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करें। एक्सरसाइज के जो अपना चैप्टर के पीछे दिए हुए सवाल होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, साथ में जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, उनको मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करें कि आप इसमें क्या क्या लिखेंगे, है ना। माइंड मैप बनाओ कि फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि टाइप ऑफ रिएक्शन, तो टाइप ऑफ रिएक्शन में मैंने 2 प्रकार की बोल दी कि अपन ने ये 4 प्रकार की बोल दी, अल्फा डिके, बीटा डिके, फिर उसके बाद में मैंने बोल दिया गामा और फिर के कैप्चर बोल दिया। फिर अल्फा में क्या होगा कि अल्फा में यार अल्फा पार्टिकल निकलेगा, फिर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट इनटू सी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें दिमाग में सोचते जाओ, एक रास्ते से चलते जाओ, ऐसा नहीं कि रैंडमली सोचते जा रहे हो, है ना। जैसे ये था कि यार मैं सोचूंगा तो क्या सोचूंगा, टाइप ऑफ डिके में यार 4 होते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके और के कैप्चर। अच्छा अल्फा में फिर रिएक्शन में क्यू वैल्यू क्या लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। इसी प्रकार से बीटा डिके लिखा जाएगा, फिर इसी प्रकार से बीटा डिके में हम देखेंगे क्यू वैल्यू कितना बना है, इसी प्रकार से गामा डिके में देखेंगे, इसी प्रकार से के कैप्चर में देखेंगे। तो इस प्रकार से पूरा एक सीक्वेंस में चलोगे, इसे कहा जाता है माइंड मैपिंग, कि एक सीक्वेंस में आप चलते जा रहे हैं और उस तरीके से आप अपना जो दिमाग में ऑलरेडी फिट डेटा है उस डेटा को वापस से निकालने की कोशिश कर रहे हैं एक सीक्वेंस में। तो इस प्रकार से आपका लिखने का टाइम भी बच जाएगा और एक्सरसाइज के सवाल भी सॉल्व हो जाएंगे, और जिसमें बाय चांस कोई डाउट अगर रह गया तो उसको पीछे पलट के देख लो। तो इस प्रकार से फुल प्रूफ तैयारी आपकी हो जाएगी। और ये तैयारी साथ के साथ करना है, साथ के साथ मतलब आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है अभी, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक खत्म हुआ तो हाथों हाथ ले लो, ये मुश्किल से 3 घंटे का प्रोसीजर है और जीवन भर मतलब पूरे साल भर रिलैक्स रहोगे,
है ना। 3 घंटे निकालना मुश्किल नहीं होता, 3 घंटे 4 घंटे निकालना अपने लिए मुश्किल नहीं होता, लेकिन अभी पूरे साल भर तुम्हारे दिमाग में ये वजन लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि सर मैंने तो एनसीईआरटी खोली ही नहीं, अपनी बोर्ड्स की किताब खोली ही नहीं। बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, अपना वेट बढ़ा लोगे तुम, है ना। वो कैसा होता है कि अपन जो एप्स खोल लेते हैं ना फोन में, कि ये वाली भी खोल ली, पबजी भी खोल ली, गूगल क्रोम भी खोल लिया, फेसबुक भी खोल लिया, व्हाट्सएप भी खोल लिया, तो अल्टीमेटली वो बेचारा हैंग हो जाएगा कहीं ना कहीं आगे, है ना। तो अगर चीजें है ना सॉर्टेड रखोगे, सॉर्टेड मतलब कि हाँ यार अपना ये चीज करनी थी, वो मैंने हाथ वाथ करके खत्म कर दी, बंद कर दी इस ऐप को। अच्छा फिर मेरे को अपना मॉड्यूल करना है, उस चीज को खत्म करके बंद कर दिया। तो अपनी चीजें सॉर्टेड रहेगी तो सिस्टम हैंग नहीं होगा, लोड नहीं आएगा सिस्टम पर, है ना। काम तुम्हें अभी भी उतना करना है, बाद में हैंग करवाने के बाद में भी उतना ही करना है। तो क्यों ना कंट्रोल में रहते हुए उस चीज को अच्छे तरीके से कर लें, काबू में रहते हुए उस चीज को कर लें, है ना। अपने कंट्रोल में चीजें रखोगे तो कॉन्फिडेंस में रहोगे। अगर कंट्रोल के बाहर चली गई चीजें, जो कि आपकी ही हाथ में कंट्रोल में रखना, अगर कंट्रोल के बाहर चली गई ये चीजें तो फिर बाद में डिप्रेस होने लगोगे। लेकिन अपन क्या है, चैंपियन है। क्या है अपन, बोलो चैंपियन। अरे यार चैंपियन में ऐसे रोते हुए क्या है अपन, चैंपियन। एक बार और क्या है अपन, अरे यार अब ये लास्ट बार बोलूंगा यार, अब दिखा देना अपनी एनर्जी अगर दिखानी हो तो। 1 2 3 क्या है अपन, तो अब जो है चैंपियन वाली मेंटालिटी अगर फॉलो नहीं करोगे, गधों वाली करोगे तो गधे ही बनेंगे ना यार अपन। अगर चैंपियन वाली करनी है तो चैंपियन ऐसे ही बनते हैं। चैंपियन ऐसा नहीं है कि एक दिन मतलब एकदम से चमत्कार कुछ हो जाएगा और कल से तुम चैंपियन बन जाओगे, नहीं। आपकी जो डेली रूटीन है वही चैंपियन वाली होगी, तो अल्टीमेटली आप चैंपियन वाले रास्ते पे चलते हुए पहुंच जाओगे, है ना। अपने को ऐसा लगता है, मतलब अपनी मेंटालिटी ऐसे होती है कि यार एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन से मैं जिम जाना शुरू कर दूंगा, यार एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन से मैं डाइट लगाना शुरू कर दूंगा। लेकिन वो दिन आता नहीं है बच्चा, वो अपना जो डेली रूटीन है ना वही डिसाइड करता है कि आप चैंपियन है या नहीं है। मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं है, और मतलब और कुछ नया नहीं है। मतलब जो अपना डेली रूटीन है उसी को काबू में रखोगे तो यू विल डेफिनेटली अक्वायर व्हाटएवर यू वांट टू अक्वायर, ठीक है ना। तो अपने को समझ में आ गया अब एनसीईआरटी अपनी बोर्ड की किताबें कैसे पढ़नी है। अब कैसे बोर्ड, स्टेट बोर्ड के लिए अरे यार कोई सा भी बोर्ड यार, बोर्ड में मतलब प्रोसीजर तो वही रहेगा ना। एनसीईआरटी वो इसलिए मेरे मुंह में आता रहता है, वो मतलब एनसीईआरटी ही मतलब आता रहता है। अब मैं क्या करूँ, है ना। जो अपना स्टेट बोर्ड में भी यही है, ऐसा कोई नया नहीं हो जाएगा वहां पर, ठीक है ना। स्टेट बोर्ड हो चाहे वो हो, चलो बोर्ड के लिए अब दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई कैसे करना है। अरे यार अरे यार 1 2 3 यस सर। यस सर। बिल्कुल सही। अब थोड़ा एनर्जी से रहो यार, मतलब आग लग जानी चाहिए तुम्हारी प्रेजेंस से कि यार कोई अगर तुम्हारे क्लास में तुम घुसते हो किसी नई जगह पे तो पता लग जाना चाहिए श्री सर के बच्चे हैं। अरे मजाक ही ले रहे हो यार, है ना। चैंपियन वाली मेंटालिटी जरूरी है, आईआईटीएन बनना जरूरी नहीं है। क्या समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि यार आईआईटीएन बने ना बने, आईआईटीएन बनने से सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं है, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए चैंपियन मेंटालिटी जरूरी है। नहीं समझे? मचाएंगे है ना। तो चलो अब आते हैं बीटा डीके के पास में। किसके पास आते हैं? बीटा डीके। इसको नोट कर ही लिया अपन ने, सेकंड पार्ट करते हैं। तो दिस इज सेकंड पार्ट, बीटा डीके। बीटा डीके में भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो होता है एक तो बीटा माइनस डीके। तो इसमें अपन करते हैं, ये मैंने कर दिया, x कन्वर्ट हुआ y में, और यहां पर एक बीटा माइनस निकला है। बीटा माइनस मतलब क्या है? 1 - 1 e0 प्लस QL। अभी इस चीज को समझाऊंगा मैं। x है, इसका कुछ z था, इसका कुछ a था, है ना। अब ये y है, तो यहाँ पर बीटा माइनस जो कहा जाता है, मतलब होता क्या है बेसिकली, वो एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ही है। तो मुझे पता है कि यदि प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन की वजह से एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है,
है ना। प्रोटॉन की वजह से एक चार्ज बढ़ जाता है और चार्ज की वजह से आप बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। तो यदि मुझे बीटा माइनस को दिखाना है, बीटा माइनस को दिखाना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, -1 E और यहाँ 0। 0 क्यों? क्योंकि इसका मास नंबर 0 है ना। ना तो इसके पास प्रोटॉन है ना तो इसके पास न्यूट्रॉन, है ना। और -1 क्यों? क्योंकि इसका चार्ज -1 था। और 0 क्यों? क्योंकि यहाँ तो ना तो इसका प्रोटॉन है ना ही न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका, मास नंबर इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना बचा है y। अब y की मैं बात करता हूं, तो बताओ कि यहां पर इसका z क्या लिखा जाएगा? Z plus one. Z+1। तो अभी तक मैं आपको बता दूं, दुनिया में कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जिसमें चार्ज कंजर्व नहीं हुआ हो। ऑलवेज एंड ऑलवेज चार्ज इज गोइंग टू बी कंजर्व। तो यहां पर अगर z था, यहां पर -1 है, तो यहाँ Z+1 हो जाएगा, ताकि ये दोनों मिला के क्या बन जाए, Z बन जाए। Z बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका तो कोई मास नंबर नहीं है, तो ये A का A ही रहेगा। हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ कि ये जो सिस्टम है इस पर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट तो आ नहीं रहा, जो भी है सारे अंदर के अंदर ही हो रहे हैं। तो मैं देखता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन जब आता है, तो इलेक्ट्रॉन को एक छोटे बॉल की तरह इमेजिन करो, और इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता हुआ पाया गया। क्या पाया गया? घूमता हुआ पाया गया। घूमता हुआ पाया गया तो इसका क्या हो जाएगा, एक एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा, है ना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? यस। है ना। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए बीटा पार्टिकल के साथ में एक यहाँ पर इसे कहा जाता है एंटी न्यूट्रिनो। क्या कहा जाता है? एंटी न्यूट्रिनो कहा जाता है। एंटी न्यूट्रिनो है जिसका चार्ज होता है 0, जिसका मास, रेस्ट मास लिया जाता है 0, इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन यहां पर इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम इसका बन जाता है। क्या होता है कि यहां पर मुझे पता है कि इस रिएक्शन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना है, तो इलेक्ट्रॉन बेचारा ऐसे गोल 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 घूमते हुए आया, तो गोल गोल घूमते हुए आया, तो यहाँ पर इसका एंटी न्यूट्रिनो बना जिसका चार्ज 0 लिया जाता है, रेस्पॉन्स 0 लिया जाता है, और इसका काम क्या है? इसका काम है स्पिन एंगुलर मोमेंटम पैदा करना। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो है एंटी न्यूट्रिनो जो है पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? प्रिडिक्ट कर दिया गया था। मतलब क्या है कि प्रिडिक्ट करने का मतलब ये हुआ कि अपने पास जब ये रिएक्शन हुई तो अपने पास वाई भी मिल गया, अपने पास इलेक्ट्रॉन भी मिल गया, कुछ एनर्जी भी मिल गई, लेकिन हमारे पास इसके एंगुलर मोमेंटम को काउंटर करने के लिए कोई पार्टिकल उस टाइम पर नहीं अपने को इमेजिन किया। तो उस टाइम के साइंटिस्ट ने क्या बोला कि यार अभी जो है अपन, अपने पास जो इक्विपमेंट्स हैं या अपने पास जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें अपन इस लायक नहीं है कि उस पार्टिकल को ढूंढ पाए जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करवा रहा था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये फिर फाइनली जाके मिल गया। बात समझ में आई क्या? ये कैसे प्रिडिक्ट किया गया था, किस बेसिस पे प्रिडिक्ट किया गया? बोलो। एंगुलर मोमेंटम बैलेंस एंगुलर करने के मोमेंटम लिए। कंजर्वेशन करने के लिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल घूम रहा था, एंटी न्यूट्रिनो उल्टा घूम के इसका एंगुलर मोमेंटम नेट कर देगा 0। तो अब मैं चाहता हूं Q वैल्यू लिखना। क्या चाहता हूं? Q वैल्यू लिखना चाहता हूं। तो बताओ Q वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? है ना, एक बार खुद से लिखो इस चीज को, ये नोट कर लो, और Q वैल्यू एक बार खुद से लिखने की कोशिश करो। तो वही ले लेना, मास ऑफ x मतलब क्या है? मास ऑफ x एटम। मास ऑफ y मतलब क्या है? मास ऑफ y एटम। और फिर खुद से एक बार लिखने की कोशिश करो कि क्या यहाँ बनना है ना। mx my की टर्म्स में चाहिए अपने को आंसर।
सर mx माइनस my आ रहा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही आएगा। देखो अपन क्या करेंगे, क्यू वैल्यू बोलेंगे तो मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। मास ऑफ रिएक्टेंट में लिखें तो अपने पास हमेशा न्यूक्लियस का मास लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, एम एक्स तो मैंने लिख दिया, माइनस करना पड़ेगा मुझे जेड एम ई माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, तो उसमें कौन है, मास ऑफ वाई माइनस क्या करूं बताओ आप, +1 into me. जेड प्लस वन z इंटू प्लस एम इंटू ई। me ठीक है, फिर माइनस me। हाँ माइनस, अच्छा एक और, इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एक और क्या करना पड़ेगा, यहीं पर ही मास ऑफ रिएक्टेंट में प्लस एम भी करना पड़ेगा ना, और ये फिर फाइनली सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, ये तो किसके लिए लिखा, ये तो वाई न्यूक्लियस के लिए, और ये किसके लिए लिखा, ये इलेक्ट्रॉन जो हमारा ऐसे प्लस बाहर घूमता हुआ पाया गया उसके लिए। तो अब काटा पीटी कर लेते हैं, तो रुको, ये देखो अपने पास mx माइनस my आ रहा। हाँ, तो ये देखो ये प्लस एम ई और ये एम ई और ये माइनस हो जाएगा, तो इससे ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस जेड एम ई, ये माइनस इंटू जेड, तो ये प्लस माइनस जेड, और ये माइनस बाहर आया तो प्लस जेड, तो ये प्लस जेड एम ई बन जाएगा, ये माइनस जेड एम ई बन जाएगा, खत्म हो गया। तो बचा कौन, सिर्फ एम एक्स माइनस एम वाई, एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर। तो इस प्रकार से बीटा माइनस डीके के लिए हमने लिख दिया है। बात समझ में आई? यस सर। ओके, नोट करना है किसी ने? डन डन डन। यस सर। सेकंड बी, थर्ड अपने पास अपना पॉजिट्रॉन एमिशन, पॉजिट्रॉन ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने ले लिया x, इसमें मैंने z और इसमें मैंने a ले लिया, तो यहां पर ये y बना, ये बना है, अच्छा ये पॉजिट्रॉन में बना देता हूँ। पॉजिट्रॉन बताइए क्या होता है? E+1। हाँ ये भी E+1 हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ जिसमें चार्ज क्या हो, +1 हो, और इसका एटॉमिक मास नंबर क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी कोई ऐसा एक्स्ट्रा पार्टिकल होगा क्या जो एंगुलर मोमेंटम का काम करेगा? यस सर। बिल्कुल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा हुआ पाया गया, सॉरी पॉजिट्रॉन स्पिन करता हुआ पाया गया, तो यहाँ पर भी एक बन जाता है जिसको अपन न्यूट्रिनो के नाम से जानते हैं, न्यूट्रिनो के नाम से जानते हैं। अब मैं इसकी बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, वाई के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखूं बताओ, एटॉमिक नंबर इसका z माइनस वन, Z-1, और यहाँ पर a ए Z-1 इसलिए बिकॉज यहाँ पर +1 इधर जा चुका है, तो ये और ये मिलके Z बन जाना चाहिए था, ताकि क्योंकि इधर भी Z पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी Z पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, फिर अपना अभी काम वही है, Q वैल्यू फाइंड करना। तो जल्दी से बताइए Q वैल्यू इस रिएक्शन में क्या लिखा जाएगा? हेलो,
mx minus my c square. जी बोलो वापस। mx minus my c square. नहीं बच्चा, इसमें एक और चीज ऐड होगी। mx minus my minus 2 me times c square। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, पॉजिट्रॉन मतलब अपना क्या है, जिसका चार्ज हो प्लस ई, है ना, और मास जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। mx minus my plus 2m। जी, तो अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पर मुझे लिखना है, ये लिखा जाएगा मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। तो मास ऑफ रिएक्टेंट में कौन है, ये रहा, तो ये लिखा जाएगा mx माइनस जेड एम ई, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट तो लिखा जाएगा my माइनस z माइनस 1 इंटू एम ई, फिर फिर प्लस में करना पड़ेगा m, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर। तो ये m, अब देखो काटा पीटी कर लेते हैं जो हो पा रहा है। तो पहले बात तो ये देखो माइनस और my minus mx minus 2me. हाँ, तो ये माइनस जेड एम ई और बाहर आ जाएगा तो प्लस जेड एम ई, तो इससे और ये कैंसिल आउट। अब ये माइनस इंटू माइनस 1 यानी कि प्लस 1 एम ई, और यहाँ पर भी प्लस 1 एम ई यानी कि प्लस 2 एम ई बन जाएगा। तो ये आ गया एम एक्स माइनस एम वाई प्लस 2 एम ई सी स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो पॉजिट्रॉन एमिशन में हमारे पास में पॉजिट्रॉन को ऐसे भी लिखा जाता है, बीटा प्लस भी लिखा जाता है ना। तो mx माइनस एम वाई प्लस 2 एम ई इंटू सी स्क्वायर, एंड दैट इज द क्यू वैल्यू जो कि यहाँ से रिलीज होने वाली है। बात समझ में आती है? सर यहाँ पर पॉजिट्रॉन एमिशन में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में ब्रेक होता है ना। दोबारा बोलो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में, हाँ। तो फिर सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। तो यहाँ से तुम्हें कैसे पता लगा कि क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब सर पहले x में z इलेक्ट्रॉन थे और फिर y बना, तो फिर उसमें z माइनस 1 इलेक्ट्रॉन रह गए ना। ओके ओके, देखो 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 देखो, यहाँ पर ना तो मुझे प्रोटॉन कंजर्व करने हैं ना तो मुझे इलेक्ट्रॉन कंजर्व करने हैं। मुझे अल्टीमेटली कंजर्व क्या करना है, चार्ज कंजर्व करना है ना। इलेक्ट्रॉन गायब भी हो सकते हैं, प्रोटॉन टूट सकता है, न्यूट्रॉन टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपने पास क्या चीज फिक्स रहने वाली है, whatever thing that जो फिक्स रहने वाली है, that is the charge. Charge on the left side of equation is always going to be charge on the right side of equation. लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं कह सकता, ना ही मैं प्रोटॉन के बारे में कह सकता हूँ, ना ही मैं न्यूट्रॉन के बारे में कह सकता हूँ, है ना। मैं ये नहीं कह सकता कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑन लेफ्ट साइड इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑन राइट साइड, मुझे नहीं पता, इतना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। इसी प्रकार से मैं प्रोटॉन की बात करता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन लेफ्ट साइड इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन राइट साइड। इट मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू, लेकिन मैं बोलता हूँ कि चार्ज, नेट चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड इक्वल्स टू नेट चार्ज ऑन द राइट साइड। दिस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रू। सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे, दिन के टाइम पे, सब जगह ये ट्रू है। बात समझ में आ रही है क्या? ओके सर, तो फिर y में z माइनस 1 प्रोटॉन है ना, मतलब एटॉमिक y में नंबर z माइनस 1 प्रोटॉन है, तो फिर वहां पर z माइनस 1 पॉजिटिव चार्ज है, z माइनस 1 पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर एक पॉजिट्रॉन एमिशन में एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो गया, मतलब टोटल z पॉजिटिव चार्ज, z पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही लेफ्ट साइड z नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। अरे न्यूक्लियस न्यूक्लियस खेल रहे हैं ना, ये ऑल ये सारा न्यूक्लियस न्यूक्लियस खेल रहे हैं अपन। दिस इज ऑल न्यूक्लियस, ऑल न्यूक्लियस। तो फिर ये तुम इसमें डाउट हो रहे हैं सर फिर माइनस जेड एम ई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसलिए क्योंकि एम एक्स जो है वो अभी तक हम क्या यूज कर रहे हैं, एम एक्स मीन्स मास ऑफ एटम, मास ऑफ एक्स एटम। लेकिन ध्यान दीजिए कि दीज ऑल रिएक्शंस आर न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो अपने को मास ऑफ एटम में से इलेक्ट्रॉन को माइनस करना पड़ेगा, तब न्यूक्लियस अपने पास बचेगा। ठीक है, तुम इस चीज को देख के कंफ्यूज मत हो कि इलेक्ट्रॉन है, नहीं, अपन ने इलेक्ट्रॉन माइनस इसलिए किया, रीजन बीइंग कि एम एक्स इज मास ऑफ एटम, माइनस करना पड़ेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ताकि जाके अपना न्यूक्लियस बच जाए।
अब समझ में आया बच्चा? अरे हाँ तो बोल दो। यस सर। ठीक है। अब अपना होमवर्क में कल HCV में मैंने कितना बोला था? एटॉमिक स्ट्रक्चर 1 से 20। 1 से 20 तक ना, तो अगले 20 सवाल कर लीजिए आप 21 से 40 तक एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, एटॉमिक के। तो बच्चा कुछ लोग मुझसे फोन करके डाउट पूछ रहे हैं, आप नहीं शर्माइए। इफ यू हैव डाउट जरूर पूछिए, अपनी आवाज को दबाइए नहीं, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, ठीक है? अरे हाँ तो बोल दो गधों। यस सर। ओके चलो बाय बाय।